आदाब, सलाम, नमस्ते। वेलकम टू दिस न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट मोटिवेशन सीरीज। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान हैं विजय पृथ्वी ढिल्लों। यंग मैन, अ डायनेमिक पर्सनालिटी, अ डायनेमिक बिजनेसमैन फ्रॉम हरियाणा। और आप कुवैत में एक जमाने से सेटल हैं, एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन हैं। एजुकेशन के ऊपर आप काफी काम करते रहे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के आप एलुमनस हैं। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट आपने वहां से किया है और उसी की देन है कि आप आज बहुत अच्छे से बिजनेस कुवैत में और इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं। आपने हरियाणा में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की एक स्कीम के तहत, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर में एक स्कीम थी, उसमें आप ITIs के चेयरमैन भी रहे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विजय पृथ्वी ढिल्लों एजुकेशन से जुड़े रहे। और आप सबसे बड़ी एक बात यह है कि आप जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, कवि भी हैं। आप कविताएं लिखते हैं, मोटिवेशनल पोइट्री आपकी खासतौर से ऐसी प्रेरणादायक कविता जिसे हम कहते हैं वो भी आप करते हैं और बहुत ही लिखते रहते हैं। आपने विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कुछ कविताएं लिखी, यानी महिला सशक्तिकरण के ऊपर आपने बहुत कुछ लिखा। तो आइए आज मिलते हैं अपने आज के मेहमान विजय पृथ्वी ढिल्लों जी से और उनसे कुछ प्रेरणादायक कुछ बातें सुनेंगे, उनसे कुछ प्रेरणा हासिल करेंगे उनकी कविताओं से और उनकी कुछ चुनी हुई कविताएं सुनेंगे। विजय पृथ्वी ढिल्लों साहब, क्या सुनाना चाहेंगे आप? सबसे पहले आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? और खासतौर से मैं आपको बता दूं विजय साहब कि हमारे जो दर्शक हैं ज्यादातर जो हम जहां कंसंट्रेट करते हैं वो रूरल एरियाज पे करते हैं, कि हमारे जो बच्चे हैं वो रूरल एरियाज में रहते हैं। और आप खुद जो है हरियाणा के रूरल एरिया से आते हैं, नरवाना से आप आते हैं, तो भी मैं समझता हूँ कि रूरल एरिया है। तो आप समझते होंगे कि गाँव के जो बच्चे हैं वो किस तरीके से हम उनको इंस्पायर कर सकते हैं, कैसे हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। विजय पृथ्वी ढिल्लों साहब। धन्यवाद अनीश जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। और स्पेशली मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ से बैठ के आप बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक्चुअली इंस्पिरेशन के सोर्स बड़े कम हैं। थैंक्स टू सोशल मीडिया के लोगों तक आपकी बात भी अब पहुँच पाती है, तो उस टूल को आप बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। एंड अब आप फ्यूचर में देखेंगे कुछ बच्चे निकलेंगे, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी, जो बच्चा अगर एक बात कहीं अच्छी सुन लेता है तो वो पता नहीं कहाँ जाकर लगती है और कब जाके वो शोला बन जाती है। तो ये एक छोटी सी कोशिश है हमारी तरफ से, जो कुछ भी हम समाज के लिए कर सकते हैं वो छोटी सी कोशिश हम कर रहे हैं जी। तो इंस्पिरेशन की तो सबको जरूरत है। इवन आप कहीं भी लाइफ में कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं तो भी आपको इंस्पिरेशन की जरूरत रहती है। और मैं इसलिए कविताएं लिखता हूं। मैं लिखता तो खुद को इंस्पायर करने के लिए हूं हर रोज, तो फिर उसको पोस्ट भी कर देते हैं। तो कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है कि कहीं वो सुनने को मिलती है, कोई भेजता है, कई स्कूलों में सुनाते हैं बच्चे, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आई एम ग्लैड यू हैव इनवाइटेड मी। तो आप बताइए किस तरह की। आपने कुछ महिला सशक्तिकरण के ऊपर कुछ लिखा था और वो मेरे ख्याल से काफी पॉपुलर भी हुई थी। तो उसके बारे में कुछ पहले आप, चूंकि ये जो वीमेन एम्पावरमेंट है ये एक्चुअली बहुत जरूरी है, और खासतौर से विलेजेस में खासतौर से मैं कहूँगा कि वीमेन एम्पावरमेंट का होना बहुत जरूरी है। तो उस पर कुछ आपने लिखा था, वो जरा पहले आप हमें वो सुनाएं। स्पेशली यूपी में मेरे 2 महिला सशक्तिकरण पे गीत अच्छे चले थे। एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक पैड यात्रा निकाली थी, गांव में सैनिटाइजेशन की। उनको समझ आया कि ये वुमेन के मुद्दों को उठाकर, तो उस पे उन्होंने एक वैन निकाली थी जिसमें वो गाना चला था कि उसकी 4 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ कि तोड़ बेड़ी वेदना की व्यक्त अपना रोष कर, मैं खड़ी हूं साथ तेरे युद्ध का आघोष कर। क्या बात। तो वो बहुत अच्छा चला था। दूसरा एक मेरा गीत है महिला पे, जो आज एक पॉलिटिकल पार्टी का महिला विंग का एंथम बना हुआ है। वो एक्चुअली कांग्रेस की महिला विंग का एंथम है वो। अच्छा। हुआ था। उसकी 3-4 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ कि
उम्मीद है कोई बच्चियां सुन रही हो इन लाइनों को और वो अगर इंस्पायर हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं, जरूर सुनेंगी, बच्चियां भी सुनती हैं, हमारे प्रोग्राम्स को देखती हैं और बिल्कुल उनसे इंस्पायर होंगी बच्चियां। उसके 2 पैरे पढ़ता हूं कि मैं जीत मेरी पहचान है, मैं कब किससे हारी हूं, मैं शक्ति में शौर्य हूं, मैं हिंदुस्तानी नारी हूं। क्या बात। क्या नापोगे हद मेरी, मैं बेहद हूं, मैं गहरी हूं, मुझको अबला कहने वालों मैं सृष्टि की प्रहरी हूं। बहुत खूब, बहुत खूब। ये तो आप एक अवेलेबल बार दोबारा सुनाएं आप इसको। वो कहते हैं ना कि वो जब मुशायरे में पढ़ते हैं तो कहते हैं मुकर्रर इरशाद, तो एक बार जरूर सुनाइए, एक बार फिर से सुनाइए इसको। जी जी, मैं इसको पूरे गाने को सुनाता हूँ, बहुत मेरा फेवरेट है कि जीत मेरी पहचान है, मैं कब किससे हारी हूँ, मैं शक्ति में शौर्य हूँ, मैं हिंदुस्तानी नारी हूँ, और क्या नापोगे हद मेरी, मैं बेहद हूँ, मैं गहरी हूँ, मुझको अबला कहने वालों मैं सृष्टि की प्रहरी हूँ। पैरों में छाले हैं मेरे, पलकों बीच समंदर है, और मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे मेरे ही अंदर है। जीती है हर बाजी मैंने जब जब मैंने ठानी है, समता सुरक्षा हक है मेरा, हर कीमत पर पाना है, और गगन चीर तोड़ चट्टाने मुझको आगे बढ़ना है, मंजिल दर मंजिल मुझको सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना है। कह दो तूफानों से तुम लहरों को आगाह करो, मैं निकली हूं जीत पर चमले, खाली मेरी राह करो, खाली मेरी राह करो। क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। जीत मेरी पहचान है, मैं कब किससे हारी हूँ। क्या बात है। ये तो जाहिर सी बात है, अगर ये बच्चियां सुन लें और अपने जहन में बिठा लेंगी ये बात बच्चियां, कि वो अपनी पहचान जो है, उनकी जो जीत को अपनी पहचान बना लेंगी, तो जाहिर सी बात है वो कभी किसी से हार नहीं सकती। मुझे यकीन है कि आपकी ये लाइन, ये पर्टिकुलरली ये लाइन सुनकर के जो है बच्चियों में बड़ा जोश भर गया होगा कि वो अपनी हर बच्ची जो है जीत को अपनी पहचान बनाएगी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर ये आपकी, और जाहिर सी बात है कि ये बिल्कुल ऐसी पंक्तियां हैं जो किसी की भी एंथम हो सकती हैं। बहरहाल किसी पार्टी ने आपके इन पंक्तियों को एंथम बनाया, दे आर लकी, वो बड़े किस्मत वाले हैं कि उनको ऐसी जो है लाइनें मिली हैं। बहुत बहुत सुंदर। तो मुझे यकीन है इस बात से कि बच्चियां जो हैं वो ऐसी बातें जब सुनेंगी तो जाहिर है उनके अंदर जो है एक जोश और बलबला भर जाएगा। बहुत ही खूबसूरत। और कुछ अपने बारे में बताएं आप, और कुछ सुनाएं। दूसरा मेरा विश्वास है, बल्कि अगर मैं एक बार मुकेश अंबानी जी का इंटरव्यू देख रहा था तो उनसे किसी ने पूछा कि आप नए नए आइडियाज के साथ कैसे आते हो, तो उन्होंने बोला मैं बच्चों के साथ बहुत टाइम बिताता हूँ। क्योंकि हमारे साथ क्या है कि बिजनेस में हम थोड़े टाइम बाद हमारे माइंड बाइंडर्स आ जाते हैं, क्योंकि हम ज्यादा बहुत रिस्क देखते हैं तो फिर डरने लगते हैं। तो उनकी जो क्रिएटिविटी है वो वहां से आपको बहुत अच्छे बिजनेस आइडियाज आएंगे। मैं बच्चों के साथ खुद बहुत टाइम बिताता हूँ। जिस नजरिए से वो दुनिया को देखते हैं वो एक नए तरीके से नजरिए से दुनिया को देखते हैं, और वही बिजनेस है। आपको नए तरीके से दुनिया देखनी है, उनकी प्रॉब्लम समझनी है और उसको सोल्व करना है। दिस इज ऑल बिजनेस। तो मैं बच्चे से, इसमें मैंने एक कविता लिखी थी कि हम बच्चों को सिखाते रहते हैं, हमें एक्चुअली उनसे कुछ सीखना भी चाहिए। उसमें है कि उड़ते हैं परिंदों से, उससे पहले मैं भूमिका बता दूं कि उनकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती। आप छोटे से बच्चे से पूछोगे तो वो कहेगा मैं राष्ट्रपति बनूंगा। अब आप एक 25-23 साल के बच्चे से पूछोगे, वो इतनी बड़ी बात बोल ही नहीं पाता, क्योंकि वो अपने आप को लिमिटेड कर देता है, अपने थॉट प्रोसेस को। उनका अनलिमिटेड होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें है कि उड़ते हैं परिंदों से ये शौक हवाओं में, बचपन के ख्वाबों की दिन रात नहीं होती। क्या बात। ये सोच भी बेहद है, जज्बा भी तूफानी है, तारों से नीचे की कोई बात नहीं होती। क्या बात। और एक हम है जो उनको, एक हम है जिनको बस दायरों में रहना है, एक वो जिनके मजहब और जात नहीं होती। सीखना चाहिए उनसे पर सिखलाते रहते हैं, दुनियाई दायरे में उन्हें लाते रहते हैं। तो हमें बच्चों से सीखना चाहिए, बल्कि बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आपने हदों की बात की है, इस पर मुझे किसी एक शायर का एक शेर याद आया, वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ में यहाँ, बच्चों के साथ में भी। वो कहते हैं, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज से। अर्श जो है वो आसमान है और फर्श जमीन है। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज से। तो कोई लिमिट नहीं है। जैसी उड़ाने होती हैं। जी जी जी। आप दराली, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां थी आपकी।
थोड़ा सा अभी मैं आपके स्पेशली उस पर बात करना चाहूंगा जो आपने जो वक्त गुजारा हुआ, एक एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट पर आपने कोर्स किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद पर, क्योंकि वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है इंडिया का जहां से निकलने वाले जो हैं सही मायनों में ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस पर खास तौर से और मैनेजमेंट में खास तौर से, चाहे वो किसी भी तरह का मैनेजमेंट हो, चाहे वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स का मैनेजमेंट हो या बिजनेस मैनेजमेंट हो या कुछ भी हो, वहाँ आप देखेंगे कि आईआईएम के जो एलुमनस हैं, एलुमनाइज हैं, वो वहाँ पाए जाते हैं। तो एक थोड़ा सा बच्चों को ये बताएं कि आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट में जाने के लिए थोड़ा सा 2-3 मिनट में आप जरा बताएं कि क्या कुछ उन्हें करना चाहिए कि वो भी आईआईएम का ख्वाब देखें। मैंने भी ख्वाब देखा था आईआईएम अहमदाबाद का, और मैं भी वहां जब ख्वाब देखा तो मैं पहुंच गया वहां किसी न किसी तरीके से एक कोर्स करने में भी पहुंचा, और मैंने भी जो है आईआईएम से एक कोर्स किया। आप जरा थोड़ा सा उसके ऊपर बताएं बच्चों को। आपको शुरू से ही थोड़ा आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा कि आपके जो सब्जेक्ट हैं, मुझे लग रहा है कि अर्ली स्टेज पे अगर बच्चों को मार्क्स बता दिए जाएं कि रैंकिंग कैसे होती है, क्या क्राइटेरियाज हैं, उन चीजों की थोड़ी कमी है, क्योंकि गांव के बच्चों को पेरेंट्स बता ही नहीं पाते। उनको आईआईएम मुझे लग रहा है उस स्टेज पे जाकर पता चलता है कि जब तक बहुत देर हो चुकी है। मुझे हॉस्टल में कभी किसी ने पूछा था कभी कि यार मुझे आईएएस बनना है, ये कैसे बनेंगे नो, एक ग्रेजुएशन में कोई बच्चा ऐसे पूछता है तो वो काफी देर हो चुकी है। हाँ जी, बच्चों को ऑनलाइन सर्च कीजिए, आईआईएम का ढूंढिए कि क्या क्या टेस्ट क्राइटेरियाज हैं। आपका मैथ और इंग्लिश काफी स्ट्रांग होने चाहिए। दूसरा, आपको रीजनिंग पे काम करना चाहिए, जो रीजनिंग एक्चुअली बिल्कुल कोई टच ही नहीं करता, कहीं सिलेबस में किसी में आता ही नहीं है। जी। तो अच्छी मार्किंग अच्छी मिल जाती है रीजनिंग से। यू फोकस ऑन दैट, मैथ, इंग्लिश और जीके। अगर आपको आईआईएम जाना है या नहीं जाना है तो भी आई थिंक हर बच्चे को हर रोज आधा घंटा अपनी जनरल नॉलेज के लिए कोई ऐसा टूल ढूंढना चाहिए, कहीं ऐसी वेबसाइट पे या किसी यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना चाहिए जो आके हर रोज की करंट न्यूज पढ़ते हैं। तो धीरे धीरे बिल्ड करते 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 देन यू विल स्टार्ट कनेक्टिंग थिंग्स लेटर ऑन। तो आप भूलोगे नहीं, वो लास्ट में रट्टे के तौर पे जब आप करोगे तो वहाँ कहीं गाड़ी अटक जाती है। तो वो शुरू से ही करना चाहिए। हर रोज अगर आप 30 मिनट अपने जीके पे लगाएं, करंट अफेयर्स पे लगाएं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या क्राइटेरिया है जो बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको शुरू से इस पे फोकस करें। हाँ, नहीं, हम लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली इस माध्यम से, जो हम यहाँ बैठ करके और ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं और गांव के बच्चों तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और हम काफी लोगों तक पहुंचे भी हैं। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को हम वो गाइडेंस जो उन्हें गांवों में नहीं मिलती है वो उन्हें हम मुहैया करा सके, उन्हें हम बता सकें, जो उनके पेरेंट्स उन्हें शायद वो गाइडेंस नहीं दे सकते क्योंकि उनके पेरेंट्स को भी जानकारी नहीं है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने 2 दिन पहले ही एक इंटरव्यू किया है एजुकेशनल काउंसलर का, वो कल हम पोस्ट करेंगे उसको। उसमें उन्होंने यही बताया कि जो आर्ट साइड से या ह्यूमैनिटीज से जो बच्चे आते हैं उनके लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं इस माध्यम से। अब मैं थोड़ी सी बात आपकी, जो आप ITIs के आप चेयरमैन रहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर में, तो जो बच्चे ITIs में, क्योंकि आजकल जो है विजय साहब स्किल्स का जमाना है, स्किल बेस्ड है। आपको आपके अंदर कोई ना कोई अगर स्किल है तो आप जरूर कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएंगे, आप फेल नहीं हो सकते जिंदगी में अगर आपके पास स्किल। और ITIs का जो मकसद था, जो ऑब्जेक्टिव था ITIs को बनाने का, वो खास तौर से स्किल बेस्ड था। ऐसे उसमें स्किल्स और ट्रेड सिखाए जाते थे जो जॉब ओरिएंटेड थे। आपको जॉब कहीं नहीं करना तो आप अपना कुछ खोल करके बैठ सकते हैं, अपना कुछ काम करके बैठ सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, थोड़ी सी बच्चों को गाइड कीजिए ITIs के बारे में। वो भले ITIs सब जगह एक जैसी, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, किसी भी स्टेट में हो, ऑलमोस्ट ITIs का एक ही ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल बिल्कुल। ITIs का एक और बेनिफिट है, क्योंकि हमारे आई थिंक गांव के बच्चों पे थोड़ा प्रेशर जल्दी परफॉर्म करने का या जल्दी कमाऊ बनने का रहता है जी। क्योंकि पेरेंट्स ज्यादा लंबा खींच नहीं सकते उनकी पढ़ाई, MBA तक या BA तक या लंबा। तो ये एक जरिया है कि अगर आप ITI वैसे भी +2 के इक्विवेलेंट होती है, तो आप +1 +2 में अगर आप ITI से किसी अच्छी ट्रेड से करते हैं तो एक टाइम में आप एक्चुअली कमाने खाने लायक बन जाते हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद यू कैन परस्यू। अब देखिए फॉरेन कंट्रीज में तो यही होता है, बच्चे साथ में काम करते हैं, साथ में वो करते हैं। लेकिन इंडिया में जहाँ तक मुझे लगता है कि हमने बच्चों को अपने ऊपर थोड़ा ज्यादा डिपेंडेंट भी किया हुआ है। पेरेंट्स इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड ही चल रहा है वो। उसके लिए एक वर्ड है कि इन्फेंट एडल्ट हो रहे हैं आजकल। हाँ। तो ITI का ये बेनिफिट है कि बच्चे को बहुत ही जल्दी
तैयार हो सकता है वो, बट बशर्ते कि वो सीरियसली करे हर जगह, सिर्फ वहां नहीं, पूरे गल्फ में देखो आप ITI की कितनी डिमांड है, बाहर देशों में देखो कितनी डिमांड है, और वहां तो इक्वल है। आई मीन वहां तो यूरोप में और कनाडा US में तो ज्यादा कमाते हैं टेक्निकल लोग, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो हैं। आप एक इक्विप्ड हो जाते हो, आप सेल्फ इक्विप्ड हो, आप किसी मेट्रो सिटी में जाओ तो आप भूखे नहीं मरोगे। अगर आप ITI में इलेक्ट्रिकल में या AC में ITI आपने की हुई है तो आपको गल्फ में भी जॉब्स की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको जल्दी लाइफ में टारगेट जल्दी मीट करना है, हाँ, तो इट इज अ वेरी गुड, इंडिपेंडेंट जल्दी हो जाता है। और उसके बाद भी अगर आप अपनी शिक्षा को जारी रखना चाहें तो आजकल उसके बाद जो है वो ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, और यानी ओपन स्कूल भी है, ओपन यूनिवर्सिटीज भी हैं, जहां से आप अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा को जारी रख सकते हैं। हायर एजुकेशन भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत जल्दी आप इंडिपेंडेंट भी हो गए, आप कमाने भी लगे पैसा, और अच्छा खासा जो एक टेक्निकली साउंड बच्चा है वो अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। तो इस तरीके उस पर भी सोच रखना चाहिए, खास तौर से गांव के बच्चों को, कि आप ITIs में जाएं, वहां से इस तरह के जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज करें और फिर अपनी एजुकेशन आप आगे कंटिन्यू करते रहें, जॉब भी करते रहें कंटिन्यू, और एजुकेशन भी कंटिन्यू करें। इवन हर स्कूल में, मैं तो कहता हूँ कि हर स्कूल में एक ITI की, उसको ITC बोलते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, जो गवर्नमेंट आपको अप्रूवल दे देती है, आप अपना खोल सकते हो। तो एक छोटी थिंग होनी चाहिए ना, यू जस्ट नीड 3-4 कमरे आपको चाहिए होते हैं, टूल्स रखने हैं उधर, और वो इंडस्ट्री से जाके आप डोनेशन मांग सकते हो। हमने हरियाणा में किए थे काफी वेल्डिंग इक्विपमेंट। नहीं, उसकी स्कीम है, CBSE में भी उसकी स्कीम है कि वो स्कूल्स जो है अपने एक वोकेशनल कोर्स, आजकल तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस भी किया जा रहा है कि स्कूल्स जो है अपने यहाँ वोकेशनल कोर्स भी शुरू कर सकते हैं। वो उसी तरह के वोकेशनल कोर्सेज हैं कि उसमें आपने कर लिया तो फिर आप 12th करने के बाद जो है अपना कुछ काम खुद ही लेकर के बैठ सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो उसके ऊपर काफी स्ट्रेस दिया जा रहा है, और मेरे ख्याल से बहुत सारे स्कूल्स हैं जो आप वोकेशनल कोर्सेज को ऑफर कर रहे हैं बच्चों को 11th-12th क्लास में। जी, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा ITI का। हमने वापस आते हैं आपकी फिर कविता लेखन, जो आपकी एक स्किल है आपके अंदर, वो, और ये जो लिखने की जो एक्चुअली पावर होती है, या ये मैं समझता हूँ कि ये ऊपर वाले की देन है, गिफ्ट है। ये हर कोई, अगर मैं चाहूँ कि मैं कवि बन जाऊं तो मैं शायद कभी नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे अंदर वो शायद स्किल नहीं है। वो खुदा ने, अल्लाह ताला या ऊपर वाले ने जो है वो गिफ्ट मुझे नहीं दी है। तो आपके अंदर जो है, आपके पास वो गिफ्ट है। तो कब आपने लिखना शुरू किया, किस वक्त आपने लिखना शुरू किया? मुझे लग रहा है सारे ही पोइट हमारी एज के जो है, आप देखोगे तो 8th 9th 10th में शुरू करते हैं एक बार लिखना, और उसके बाद वो किसी दौर में भूल जाते हैं कि मैं कभी, वो क्या किसी चीज से इंस्पायर होकर कोई चीज अट्रैक्ट होते हैं किसी चीज की तरफ, उससे अट्रैक्ट होकर लिखना शुरू करते हैं। जी, किसी को कुछ बनने का जुनून होता है, किसी को कुछ पाने का जुनून होता है, तो उस जुनून से किसी को पढ़ना शुरू करते हैं, फिर खुद लाइनें बननी शुरू हो जाती है, फिर आप कहते हो अरे मैं तो, यानी ये एडोलेसेंट एज होती है जहाँ लिखना शुरू करता है। टीन एज होती है जो 8वीं 9वीं में जो बच्चा 12-13 साल की उम्र के बाद से जो चेंजेस आते हैं, तो वहां वो महसूस करता है उन चेंजेस को, शायद वो कुछ उसको एक्सप्रेस करने लगता है। जी, बट इंसान कुछ भी बन सकता है, जो भी बनना चाहे अपनी मेहनत से, लेकिन इंसान कवि या शायर नहीं बन सकता। वो ये क्रिएटिविटी जो है ये बाय बर्थ होती है। ये इसके एडवांटेज भी बहुत है, डिसएडवांटेज भी बहुत है, इफ यू यूज इट प्रॉपरली। उसमें एक मेरा शेर था, मैं तो हरियाणा से आता हूँ, पहले तो हरियाणा में कभी मिलने मुश्किल हो जाते हैं, ऊपर से मैं तो जाट बिरादरी से हूँ, वो तो बहुत ही असंभव वाली बात हो जाती है कि उसमें तो मिलना। तो उससे मेरे से पूछा था कि आप किसी ने कवि कैसे बने, तो उसमें मेरा एक शेर है कि ना तो अब्बू को शौक था इसका, ना ही अम्मी से हम में आया है, शायरी उस खुदा की नेमत है, शायरी कौन सीख पाया है। क्या बात, शायरी खुदा की नेमत है, शायरी कौन सीख पाया है। बिल्कुल, इसको सीखा नहीं जा सकता, ये एक नेमत है जो खुदा अपने बंदों को किसी को ही देता है, एक ऐसी नेमत है। तो बहरहाल आपको खुदा ने उस नेमत से नवाजा है आपको। जी, अब हम तराश रहे हैं, क्योंकि वक्त भी मिल रहा है अभी कुवैत में थोड़ा सा, तो आप मौका भी है तो फिर एक और कोई ऐसी अच्छी सी कविता जो है अपनी सुना दीजिए बच्चों को, जिससे वो कुछ इंस्पायर हो जाएं। और पता नहीं कौन सा बच्चा जो है वो आपकी बात से इंस्पायर होकर के शायद वो कुछ उसकी जो खुदादाद सलाहियतें वो बाहर निकल आए। जी, आप अपने आप को एक्चुअली खुद हर रोज आपको याद दिलाना होता है कि लाइफ इन इटसेल्फ इज सफरिंग। जैसे सभी आपको फिलोसफर यही बात बोलेंगे, तो
आपको उसको उससे आपको हर रोज लड़ना है। जिंदगी किसी की भी आसान नहीं है, वो आसान उसकी होती जाती है जो अपने आप को उस लड़ाई के लिए तैयार करता रहता है। उसमें 4 लाइनें हैं कि उम्मीदों के सांचे में हम, जैसे आजकल के हालात हैं तो काफी लोग हैं जो बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, काफी सफर कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके लिए ये बड़ी काम की आएगी कि उम्मीदों के सांचे में हम रोज नया रंग भरते हैं जी। उम्मीदों के सांचे में हम रोज नया रंग भरते हैं, और ना उम्मीदी वहम है तुझको, हम तनिक भी तुझसे डरते हैं। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत खूब, मुकर्रर इरशाद। जी जी जी। एक मैं अंत करना चाहूंगा, एक मेरी कविता है 5-6। नहीं, मैं इसको दोबारा सुनना चाहूंगा। ये उम्मीदों के सांचे में हम रोज नया रंग भरते हैं, ना उम्मीदी वहम है तुझको। उम्मीदों के सांचे में हम रोज नया रंग भरते हैं, और ना उम्मीदी वहम है तुझको, हम तनिक भी तुझसे डरते हैं। एक हरियाणा में पंचकुला में एडवोकेट जनरल बन गई है एक लड़की, वो हैंडीकैप है, थोड़ी उसको प्रॉब्लम है। तो उसने ये मेरा शेर सुना था, और उसने जब उसको ये अपना सर्टिफिकेट मिल रहा था एडवोकेट जनरल का, तो उसने ये लाइन के साथ फेसबुक पे डाला था और मुझे टैग किया था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन लोगों के लिए है, देखो वो कहाँ पहुंच गए। उन्होंने उनको मतलब उसने सोचा कि नहीं, आई मीन ना उम्मीद कोई चीज ही नहीं होती है ना। तो हाँ, वो एक बड़े मशहूर कॉल है कि ना उम्मीदी जो है वो आपको जो है अनबिलीवेबल, अनफेथफुल या नॉन बिलीवेबल में शामिल कर देती है, यानी ऐसे लोगों में शामिल कर देती है कि आप ऊपर वाले के ऊपर यकीन नहीं रखते। तो इसलिए कहते हैं नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। नाउम्मीदी जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नाउम्मीद तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब किस वक्त जो है आप कामयाब हो जाएं और किस वक्त आप क्या कुछ हासिल कर लें, अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है तो उम्मीदों के सांचे में हम रोज नया रंग भरते हैं। बिल्कुल, उम्मीद हमेशा उम्मीद रखना चाहिए। पॉजिटिव जिसे कहते हैं सकारात्मकता जो है आपके जहन में रहनी चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स रहने चाहिए जी। तो हमारे पास अभी कुछ और वक्त है, आप भी कुछ अभी लेटेस्ट कुछ आपने लिखा हो ऐसा जो अभी तो आपको, मुझे मालूम है कि आपको बुलाया जाता है कविता सम्मेलनों में भी बुलाया जाने लगे। यहाँ कुवैत में भी आपने, इंडियन एम्बेसी में भी आपने कविता सम्मेलन, कवि सम्मेलन में आपने पार्टिसिपेट किया था। ऐसा कुछ जो नया आपने बिल्कुल लेटेस्ट लिखा हो, तो ऐसा कुछ सुनाएं। आजकल वैसे मैं एक किताब लिख रहा हूँ आजकल, तो क्योंकि मेरी कलेक्शन बहुत ज्यादा हो गई थी, तो एक किताब लिख रहा हूँ, जल्दी ही आएगी। अच्छा। मुझे अपनी कविताएं वैसे ज्यादा याद नहीं रहती, तो वो किताब लिखते लिखते मैंने 2 पंक्ति लिखी थी कि अपने हिस्से भी खिताब लिख दूं। अच्छा। अपने हिस्से भी खिताब लिख दूं, सोचता हूँ एक किताब लिख दूं। किताब लिख दूं जी। उसके बाद एक किताब मैंने शुरू करी, एक और बच्चों का जैसे प्रोग्राम है, तो उस पर एक और थोड़ा मोटिवेशन पे पढ़ता हूँ मैं, कि आई बिलीव यू, आप लाइफ को कभी भी आसान जिंदगी किसी की भी नहीं है। जो जितना बड़ा है उसकी जिंदगी उतनी ही मुश्किल है, वो आपको दिखती बड़ी आसान है जी। उस पे अगर राह नहीं है आसान, पर हम अंगारों के आदी हैं। आप ये चीज सोच ले अपने बारे में कि ठीक है, हमें तो आदत है उस चीज की ना, तो आप धीरे 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 फिर आपकी वो हैबिट हो जाती है उनसे फाइट करने की। राह नहीं है आसान, पर हम अंगारों के आदी हैं, मुश्किल राहें मांग रहे हैं, हम पहले फरियादे हैं। हम तो ऊपर वाले से, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी की दो पंक्तियां हैं बीच में पढ़ता हूं कि संकट से मुझे बचाओ यह प्रार्थना मैं नहीं करता। हाँ, कवि कर सकता है ऐसी बात सर जी, कि संकट से बचाओ यह प्रार्थना मैं नहीं करता। प्रार्थना है संकटों का भय ना हो। जिस दिन आपको संकटों का भय होना बंद हो जाता है, फिर वहां से आपकी सक्सेस की जर्नी शुरू हो जाती है। आप समझने लग जाते हो कि ये तो प्रोसेस है, सक्सेस फेल्यूर, फेल्यूर सक्सेस, दिस इज ए प्रोसेस, इट्स ए साइकिल। ये आएगा, बट यू कीप योर फोकस ऑन द एंड गोल। तो उसका है कि राह नहीं है आशा, पर हम अंगारों के आदी हैं, मुश्किल राहें मांग रहे हैं, हम पहले फरियादी हैं। आग दिखाए अपना यौवन, हम उस संग रंग रास करें, हम में कितना साहस है, कुछ हम भी तो आभास करें। और जख्मों से क्या डरना साहस, खुद ही मरहम कर देगा। जख्मों से क्या डरना साहस, खुद ही मरहम कर देगा। उम्मीदों से भरा ये यौवन, घाव हृदय के भर देगा। राह नहीं है आसान, पर हम अंगारों के आदी हैं,
मुश्किल राहें मांग रहे हैं, हम पहले फरियादी हैं। जी, राह नहीं है आसा, हम अंगारों के आदी हैं। क्या क्या बात आपने कही, जबरदस्त ये बात है कि राह नहीं है आसा, हम अंगारों के आदी हैं। जाहिर सी बात है, जो यानी अंगारे और कांटे और मुश्किलें जो रास्ते में आती हैं, अगर आप उन पर चलने के आदी हो जाएं तो आप फिर दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी आप जीत सकते हैं। आप अपनी मंजिल की तलाश में अगर निकलें तो उस मंजिल की तलाश में मुश्किलें, कठिनाइयां तो हैं, वो ये समझिए कि ये तो आनी ही आनी है। ऐसी कोई मंजिल नहीं जिसके रास्ते में कठिनाइयां ना आती हों, तो अगर आपको मंजिल पानी है तो कठिनाइयों पे से गुजरना होगा। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, राह नहीं है आसा, हम अंगारों के आदी हैं। जी, बहुत बहुत। अगर आपके आपके रास्ते में मुश्किल नहीं आ रही है तो आपको समझना चाहिए कि आपने गोल बहुत छोटा ले रखा है। जी जी, एक शेर मुझे याद आता है, मंजिल की है तलाश तो दामन जुनून का थाम। यस, अगर आपको मंजिल को पाना है तो आपको जुनूनी बनना पड़ेगा। पागल, जुनूनी मैं समझता हूँ यहाँ पे जैसे पागलपन हो जाता है ना इंसान के अंदर, तो वो पागलपन आपको लाना पड़ेगा। मंजिल की है तलाश तो दामन जुनून का थाम, राहों के रंग देख न तलवों के खार देख। तो राहों के रंग जो है वहां कांटे भी होंगे, मुश्किलात भी होंगी, अंगारे भी होंगे, सब कुछ होगा। और आपके पैरों में जो है वो तलवों को देखने की जरूरत नहीं है कि वहां क्या कुछ हो रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है। अगर मंजिल की तरफ आप निकले हैं तो आपको जुनूनी बनना पड़ेगा, तो आप एक ना एक दिन अपनी मंजिल पे जरूर पहुंच जाएंगे। तो वही बात आपने यहाँ अपनी इस कविता में कही कि अगर हम आसान राहें तलाश करेंगे तो मेरे ख्याल से वो फिर हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। जो रास्ता जिस पर सब लोग गुजरे हैं उस पर तो सभी गुजर रहे हैं ना। जी जी, रास्ता वो इख्तियार करना है जहां दूसरे लोग नहीं पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, और यही काम कवि भी करता है। कवि के बारे में भी ये कहा जाता है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जी, तो आपकी सोच जो है वो बिल्कुल एक ऐसी जगह भी पहुंच जाती है जहां कोई नहीं पहुंच सकता, वहां कवि पहुंच जाता है। आजकल थोड़ा आखिरी संदेश आप 2 मिनट में कुछ अगर हमारे बच्चों को जो है कोई संदेश आप देना चाहेंगे अपनी तरफ से। कि मैं एक अंत तो मैं कविता से करूंगा, थोड़ी बड़ी कविता है, बड़ी जोशीली कविता है। उससे पहले मैं बच्चों को कहता हूँ कि जिस चीज से आपको डर लगता है आप उसको एकदम मत कूदो उसको, बट यू शुड एवरी डे, जैसे आप जब इससे एक्सरसाइज करते हो, पहले आप कम वेट उठाते हो, फिर ज्यादा उठाते हो, बट भागो मत। यही पेरेंट्स को करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर बच्चों को देना चाहिए। आजकल की जो पेरेंटिंग है वो ओवर प्रोटेक्टिव हो गई है, तो वो बच्चे कुछ कर नहीं पाएंगे। उनको 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 प्रॉब्लम होने वाली है फ्यूचर में। आप जितना भी बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हो या उनका फियरलेस नहीं बन पाएंगे, वो डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा रहेगी और वो बड़े तक उनके रहेगी। ये आप बहुत नुकसान कर रहे हो बच्चों का, आप जो चीज कर रहे हो। लेट देम गो लिटिल बिट, थोड़ा थोड़ा टच करके आने दो। जैसे आपको छूता है फिर पीछे हटता है बच्चा। ओवर प्रोटेक्टेड बच्चों में जो इम्यूनिटी की भी कमी हो जाती है, ओवर प्रोटेक्टेड जो बच्चे होते हैं। जी 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 जी, इसलिए देखा है गांवों में, देखें आप, जो बच्चे मिट्टी में खेलते हैं उनको जो है कुछ नहीं होता है, कोई बीमारी नहीं होती है। शहरों में जो है वो इतने प्रोटेक्टेड रहते हैं बच्चे, उसके बाद भी वो बहुत बीमार पड़ते हैं। एग्जैक्टली, किसी ने कहा कि वो माए, मतलब वो भविष्य में वो खराब माए साबित होंगी जो बच्चों को बहुत प्रोटेक्टिव रख रही है। बिल्कुल 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 जी। तो मैं अंत में एक कविता है अपनी, वो सुनाता हूँ। और कि गर कुछ पाना है जग में तो सांसों में हुंकारे हो, गर कुछ पाना है जग में तो सांसों में हुंकारे हो, और फड़कती भुजा में तेरी साहस की तलवारें हो नस नस में दौड़ रही एक तरल आग सी जोशों की, बुद्धि के बस से बाहर हो सीमा चेतन और होशों की। जब आप गोल ओरिएंटेड हो तो आपको उसके बाद गोल डिसाइड करने के बाद ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि वो फिर आपको इट विल टेक यू बैक। कि गर कुछ पाना है जग में तो सांसों में हुंकारे हो, और फड़कती भुजा में तेरी साहस की तलवारें हो नस नस में दौड़ रही एक तरल आग सी जोशों की, बुद्धि के बस से बाहर हो सीमा चेतन और होशों की। प्रेम वेदना त्यागो शासक हुंकारों से जगता है, प्रेम वेदना त्यागो शासक हुंकारों से जगता है। बुद्धि के काबू व चेतन अक्सर बल को ठगता है, दिखला दो जग को तेरे लोहू में तेज रवानी है। चट्टानों से भिड़ जाए तुझ में वो अभय जवानी है, और जोश जगा दे मृग हृदय में ऐसे शेर तो कह जाओ।
जोश जगा दे मरु हृदय में ऐसे छेड़ तो कह जाओ, व्यर्थ न होने दो जीवन मत सरल धार से बह जाओ। गीत सुने जब युवा तुम्हारे खड़े रोंगटे हो जाएं, गीत सुने जब युवा तुम्हारे खड़े रोंगटे हो जाएं, सबके सब गांडीव उठा फिर इनकलाब एक सुर गाएं। या जीवन हो विजय गीत या रणभूमि के बीच मरो, या जीवन हो विजय गीत या रणभूमि के बीच मरो। चिंगारी बंद थमी धमनी में रक्त प्रवाह संचार करो, हो तृप्ति जीवन क्रीड़ा को पुरजोशों से खेला है। एंड में हो तृप्ति जीवन क्रीड़ा को पुरजोशों से खेला है, हर आक्रमणकारी हमने रण में मार धकेला है। जीवन है अभिशाप अगर ये बंधी धार सा बहता है, जीवन है अभिशाप अगर ये बंधी धार सा बहता है। इधर थपेड़े उधर थपेड़े नहीं चट्टानों से सहता है। सुख शांति मत मांगो तुम बस क्रांति की अरदास करो। क्या बात, सुख शांति मत मांगो तुम बस क्रांति की अरदास करो। मौत को समझो सखी मजे से उसके संग रंगरास करो। मौतें ऐसी हो जिसका इतिहासों में व्याख्यान तो हो। क्या बात, क्या बात। मौतें ऐसी हो जिसका इतिहासों में व्याख्यान तो हो। लिपटा हो जिस्म तिरंगे से और बसता राष्ट्र गान तो हो। तुम भी बोलो स्वर्ग से देखो मेरी अर्थी पे मेला है। क्या बात, तुम भी बोलो स्वर्ग से देखो मेरी अर्थी पर मेला है। मैं तृप्त हूं मैंने जीवन रण होली की भांति खेला है, होली की खेला। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही सुंदर आपकी ये कविता है और मुझे लगता है कि बहुत बच्चे जो हैं इससे मोटिवेट होंगे। आपने लाइफ का एक ऐसा जो है सीन क्रिएट किया कि लाइफ उसी की है जिसकी मौत पर, यानी ठीक है दुनिया में पता नहीं कितने लोग आते हैं और कितने लोग जाते हैं, रोज लोग पैदा होते हैं, रोज मरते हैं, मगर ऐसे लोग जो इतिहास बनाते हैं, ऐसी लोगों की मौत जिस पर पूरी दुनिया रोए, वो ऐसे कुछ ही लोग होते हैं, ऐसे चंद ही लोग होते हैं। और बहरहाल हम आज की अपनी इस मीटिंग को इस बात पर खत्म करेंगे जो आपने एक शुरू में जो बात आपने कही, इस कविता के जो पहली पंक्ति थी मेरे ख्याल से, जो कुछ पाना है जग में सांसों में हुंकारे हों, जो कुछ पाना है जग में सांसों में हुंकारे हों। तो अगर इस जग में कुछ पाना है, इस दुनिया में कुछ हासिल करना है, तो आपकी सांसें जो है वो उनमें हुंकार, कहते हैं गांव में हमारे यहाँ बड़ा ये लफ्ज बड़ा इस्तेमाल होता है, ये शब्द जो है हुंकार भरना, वो जो हुंकार है वो आपके अंदर होना चाहिए। और वही आपको आपके जीवित होने का एक सबूत भी है, वो जो हुंकार आप भरते हैं। तो जो कुछ पाना है जग में तो सांसों में हुंकारे होने चाहिए। तो देखा बच्चों, आपने हमारे विजय पृथ्वी ढिल्लों साहब जो हैं वो इतने अच्छे कवि हैं और उन्होंने आपको इतनी अच्छी बातें बताई, और मुझे उम्मीद है और आशा है कि आपकी इन सब बातों से आपने कुछ ना कुछ आप जो है प्रेरणा आप लेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन को कामयाब बनाएंगे। और साथ साथ जब आप खुद कामयाब होते हैं तो आप अपने गांव को, अपने राज्य को, अपने देश को कामयाब बनाते हैं। कहीं ना कहीं आपकी कामयाबी से आपके सभी लोगों की कामयाबी जुड़ी होती है। विजय साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया और आपकी कविताएं सुन करके जरूर ये बच्चे जो हैं कुछ ना कुछ प्रेरणा हासिल करेंगे और इनका भी जीवन कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि वो जीवन में कहीं ना कहीं इतिहास में जरूर लिखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजय साहब। धन्यवाद।